जय हिंद साथियों, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि इतिहास में हम लोग गुप्तोत्तर काल का एक वीडियो देख चुके हैं, यानी गुप्तोत्तर काल के जो प्रारंभिक चरण में जो राजवंशों का उदय हुआ था, छोटे छोटे, उनको हम लोग देख चुके हैं। और उसी में जो सबसे ताकतवर राज्य है पुष्यभूति वंश, आज हम लोगों को उसी को देखना है। पुष्यभूति वंश में हम लोग प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और उनकी उपलब्धियों के बारे में देख चुके थे। आज हम लोगों को हर्षवर्धन के बारे में देखना है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन का कार्यकाल जो है ये 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि गुप्तोत्तर काल में अगर देखा जाए तो सबसे ताकतवर और सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में इनका नाम याद किया जाता है। इनका कार्यकाल साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं कि स्वर्णिम युग था। ठीक है, तो आइए हर्षवर्धन के काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग जरा सा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के काल में जो इन्होंने साम्राज्य विस्तार इनका कहां कहां तक था। तो हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गुप्तोत्तर काल में, इनकी राजधानी सभी लोग जानते हैं, इनकी राजधानी थी थानेश्वर। और थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में है। ये पंजाब से कटा हुआ हिस्सा है, पहले पंजाब में हुआ करता था, उसके बाद अब ये कहां पर है? वर्तमान में हरियाणा में है। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि इनका जो साम्राज्य था, उत्तर में पंजाब हो गया, और इधर पश्चिम में गुजरात हो गया, उसके बाद पूर्व में कामरूप हो गया, इसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी, और उत्तर वाला जो पोर्शन है आप कह सकते हैं कि गंगा का मैदान वाला जो क्षेत्र था, ये इसके क्या था? अंडर में था। कहा जाता है कि जब इसने अपनी बहन यानी राज्यश्री की सुरक्षा के लिए, जब मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक जो बंगाल में गौड़ वंश का शासक है, उसके खिलाफ अभियान किया था, तो हुआ ये कि इसकी बहन का कोई पुत्र नहीं था, तो कन्नौज जो मौखरी वंश की राजधानी हुआ करती थी, वहां पर ये बैठ जाता है। कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जब कन्नौज की गद्दी पर बैठता है, थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी पर कहां पर कर लिया ट्रांसफर? कन्नौज में। कन्नौज कहां पर है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो कन्नौज में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली और कन्नौज से ही शासन करने लगे। अब उत्तर भारत में गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र है, ये बन जाता है कौन? कन्नौज। इसके पहले प्राचीन भारत में गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? इसके पहले था पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र था। तो अब कौन सा हो गया? अब हो गया कन्नौज। ठीक, अब ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उस समय क्या था? मुख्य केंद्र था। अब देखिए, अगर हर्षवर्धन के बारे में कहा जाए तो हर्षवर्धन ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था, उसमें अगर साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो इसने दो तरह से अपने शासन को विस्तारित किया था, यानी कि एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों पर इन्होंने कब्जा किया था जो इनके आसपास के थे, जैसे गुजरात हो गया, जैसे मालवा हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जैसे गंगा का मैदान हो गया पूरा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया था? प्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा किया था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कश्मीर हो गया, जालंधर हो गया, उसके बाद कामरूप हो गया। इन क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया था? पंजाब हो गया। इन क्षेत्रों पर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया था? अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। ठीक, तो अब उत्तर भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिए थे, तो इन्होंने दक्षिण भारत के अभियान का योजना बनाया। तो दक्षिण भारत की जब योजना इन्होंने बनाई, तो दक्षिण भारत में इनका सामना होता है नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के एक महान शासक जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय से इनका सामना होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार उत्तर भारत में अगर एक पराक्रमी राजा हर्षवर्धन है, जिन्होंने अपने शौर्य के बल पर, अपने तलवार के बल पर उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उसी प्रकार दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय है, जिसने अपने पराक्रम के बल पर दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अब जब दोनों के बीच जब युद्ध होगा नर्मदा नदी के तट पे,
तो दोनों ताकतवर शासक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब दो ताकतवर शासक युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो कोई ना कोई तो भाई इसमें क्षति होगा, यानी कोई न किसी का तो हार होगा। अब उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है, लेकिन दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां पर पर्वत पठार, नदियां, झील, झरने अत्यधिक हैं, तो इधर की भौगोलिक दशाएं जो है कि इनके अनुकूल नहीं थी। हुआ ये, इसी का परिणाम हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया और हर्षवर्धन को यहां से निराश होकर के लौटना पड़ा। दक्षिण की योजना इनकी क्या हो गई, एक तरह से कह सकते हैं असफल हो गई। और इस बात की जानकारी हमको पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलती है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलती है। और एहोल अभिलेख में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के पास जो हाथी सेना थी उसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में है। अब एहोल अभिलेख की रचना किसने किया था, तो रचना की अगर बात की जाए तो इसकी रचना किया था इन्हीं के दरबारी कवि जिनका नाम था रवि कीर्ति। ठीक है, अब बात आती है कि इनके साम्राज्य में जो इनका साम्राज्य विस्तार हुआ, इतना बड़ा सेना लेकर के चलते थे कि सामने वाला तो इनके शौर्य से कांप उठता था। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है इनकी सेना में 1 लाख घुड़सवार सेना थी और 60,000 हाथी सेना और 50,000 पैदल सेना थी। कल्पना करिए जिस युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी सेना अगर खड़ी हो जाए तो देखने में कितना भयावह लगेगा, जहां पर 1 लाख घुड़सवार खड़े हों, 60,000 हाथियों को खड़ा किए हों और 50,000 पैदल सैनिक खड़े हों, तो सामने वाला तो अपने आप जो है कि डर के भाग जाएगा इतनी बड़ी सेना देख करके। और इतनी बड़ी सेना तैयार किया था हर्षवर्धन ने। अब हर्षवर्धन ने इतनी बड़ी सेना लेकर के पूरे उत्तर भारत को रौंद डाला, उसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह हो गया इनका साम्राज्य विस्तार हर्षवर्धन का उत्तर भारत में। अब इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनके प्रशासन की बात की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए हर्षवर्धन की, तो प्रशासन के मामले में एक तरह से कह सकते हैं कि ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। तो जो गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी सेम टू सेम इन्होंने भी क्या किया, उसी को अपने साम्राज्य में लागू कर दिया। ठीक, जैसा गुप्तों के कार्यकाल में था वही क्या था, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में लागू कर दिया। जो कर व्यवस्था है, ठीक है, और जिस तरह से मंत्रियों की नियुक्ति है, सारा चीज उसी पैटर्न पे चल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक, तो आप इतना समझ लीजिए कि इनकी प्रशासनिक जो ढांचा है इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके मूल रूप से मौलिक ढांचा जो है गुप्तों का ही अपनाया गया। ठीक, अब इसके बाद अगर बात की जाए इनके कार्यकाल में समाज और धर्म की हर्षवर्धन के काल में समाज कैसा था, तो हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था उसमें जो समाज था उस समय का, ये वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। यानी कि जो समाज में विभाजन हुआ है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में ही हुआ है। ठीक है, तो एक तो हो गया समाज का विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरी अगर समाज में बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति की अगर बात की जाए, स्त्रियों की दशा के बारे में अगर बात की जाए, तो इनके कार्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। सती प्रथा में जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनमें सती प्रथा में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सती प्रथा का मतलब यह है कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को क्या किया जाता था, पति के चिता के साथ ही क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। उसी को कहा जाता था सती प्रथा। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो हम आपको वहां पर विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, जब हम रेनेसा पढ़ेंगे, पुनर्जागरण पढ़ेंगे तब। तो सती प्रथा यहां पर क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद स्त्रियों को जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा में भी गिरावट मिली थी। ठीक है ना, पढ़ने का अधिकार उस तरह से नहीं था। एक तरह से यह भी कह सकते हैं इस कार्यकाल में विधवाओं के विवाह नहीं हुआ करते थे, यानी विधवा पुनर्विवाह निषेध कर दिया गया था, रोक दिया गया था। अगर किसी स्त्री का पति अगर किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री का विवाह नहीं हो सकता था। तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। अब बात आती है हर्षवर्धन के काल के समय में धर्म की, तो इनके कार्यकाल में कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है पहले शिव के उपासक थे, लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, शिव के उपासक थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कि अलग अलग जगह पर सभाओं का आयोजन करवाने लगे और उनको भी संरक्षण देने लगे, बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध धर्म को। कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, महायान शाखा के अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन हीनयान शाखा के अनुयायी थे या महायान के, तो याद रखिएगा ये महायान शाखा के हैं। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कान्यकुब्ज में 643 ईस्वी में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। कान्यकुब्ज कौन है, ये कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज का नाम है। ठीक है ना, कन्नौज का नाम है। ठीक है ना, धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और इसके बाद कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपने कार्यकाल में
जो प्रयागराज आज का है, यानी जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, वहां प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाते थे और ये लगभग 3 माह तक चलता था। इसमें खूब दान दक्षिणा दिया जाता था, जो सामान्य वर्ग के जो लोगों के कल्याण के लिए पैसा जो है कि दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, ठीक है ना, इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता था। अच्छा, एक बात, यहाँ जो कान्यकुब्ज में धार्मिक सम्मेलन कन्नौज में आयोजन किया गया था, इसका जो अध्यक्षता किया था इन्होंने वेनसांग ने। ठीक है, वेनसांग ने किया था। अब वेनसांग कौन है? वेनसांग एक चीनी यात्री हैं जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये चीन से भारत आए थे तो ये हर्षवर्धन के दरबार में कुल 8 वर्ष तक रहे थे। 8 वर्ष तक ये हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। इन्होंने दक्षिण भारत का भी अभियान किया था, पल्लव वंश के राजाओं से भी ये मिले थे। कांची के बारे में, जो पल्लवों की राजधानी है, उसमें इन्होंने अपने इनका एक ग्रंथ है, इन्होंने एक भारत भ्रमण के दौरान एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने, और इसमें भारत के यानी कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में और दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में चर्चा मिलती है। वेनसांग के बारे में कहा जाता है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था। 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था इन्होंने। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि उस समय जब ये प्रवेश लिए थे वहां पर, उस समय वहां के जो प्रधानाचार्य थे उनका नाम था सीलभद्र। ये प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन जब तक्षशिला में एडमिशन लेने के लिए गए थे तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो कुलपति का नाम क्या है? सीलभद्र। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया हर्षवर्धन के कार्यकाल में समाज और धर्म के बारे में। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। शिक्षा और क्षेत्र की बात की जाए तो हर्षवर्धन एक विद्वान शासक है और विद्वानों का संरक्षक भी है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के पास जितनी संपत्ति होती थी उसका 1/4 हिस्सा वो क्या करता था? विद्वानों में लगा देता था। ठीक है, और ये एक विद्वान शासक था। इसने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में इन्होंने नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। 3 ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों की रचना किसने किया है? स्वयं हर्षवर्धन ने किया है। इनके दरबार में इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट नाम था। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, जिसमें कुछ में बाणभट्ट के जीवन के बारे में चर्चा मिलती है और कुछ में हर्षवर्धन और उनके पूर्वजों के बारे में चर्चा मिलती है। प्रश्न ये पूछा गया, हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट का नाम याद रखना। लोग जानते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने किया है, तो ये मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और इसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने जो है कि कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अपने जितना साम्राज्य था सबको क्या करता था? विशेष रूप से बुला करके विद्वानों को उनको अवसर देता था कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि उसका साम्राज्य पूरी लोकप्रियता से क्या हो गया? एक तरह से सराबोर हो गया। और हर्षवर्धन का जो लोकप्रियता है उत्तर भारत में एक बेहतर राजा के रूप में हो जाता है, क्योंकि इन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, मुद्राओं को भी चलाया और उसके साथ साथ कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सब जगह इन्होंने ध्यान दिया। अब देखिए, एक शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय इनके समय में जो है कि था ही। तो नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे और 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक भी नियुक्त हुए थे। अब कल्पना करिए कि जिस विद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते हो, उस विद्यालय का गौरव कैसा रहा होगा। भारत ही नहीं, भारत के वर्तमान में जितने राज्य हैं, भारत से तो वहां पर छात्र छात्राएं पहुंचती ही थी, लेकिन भारत के बाहर से भी छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शोध, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और बौद्ध शिक्षा, इन सभी विषयों पर क्या होता था? वहां पर शिक्षा दी जाती थी। और कहा जाता है कि इसमें कुल 3, इसकी जो लाइब्रेरी थी वो 3 तली थी, यानी कि 3 फ्लोर में इसकी लाइब्रेरी बनी थी। इतना किताब था इसमें कि पूछिए मत। और इन किताबों को और नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चल करके 712 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी के आक्रमण के दौरान उसी का एक गुलाम जो है बख्तियार खिलजी क्या करता है, नष्ट करवा देता है इसी नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो और कुछ फैक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी ये तो पूरा नोट करेंगे ही करेंगे, बाकी और जो भी छोटी-छोटी चीजें हैं उसको भी हम नोट करके एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल में ही और जो छोटे-छोटे राजवंश है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाह से पूरा फिर देख लेते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी और उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई कन्नौज, और कन्नौज में जब उन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो उस समय कन्नौज उत्तर भारत की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। उत्तर में इनका जो साम्राज्य विस्तार है पंजाब, गंगा का मैदान, पूरब में ये कामरूप जो असम आज का है, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका साम्राज्य विस्तार था। इन्होंने कहा जाता है कि दो तरह से इन्होंने शासन व्यवस्था अपना स्थापित किया, एक प्रत्यक्ष शासन के रूप में, एक अप्रत्यक्ष शासन के रूप में। जो दूर दराज में राज्य थे, यानी कि जो इनसे कंट्रोल थोड़ा सा दूरी थे, उन पे इन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष शासन किया। जैसे कश्मीर हो गया, जालंधर हो गया, कामरूप हो गया, इन सब क्या कहते थे, इनका अप्रत्यक्ष शासन था। राजाओं को ही दे देते थे कि भैया अपना शासन प्रशासन चलाइए, हमको क्या करिए, टैक्स भेजते रहिए। ठीक, उसके बाद प्रत्यक्ष शासन के रूप में गुजरात हो गया, मालवा हो गया, एमपी हो गया, यानी कि जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किए थे। उसके बाद कहा जाता है कि इनके कार्यकाल में इन्होंने दक्षिण भारत का जो अभियान किया था, उस समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का एक पराक्रमी शासक हुआ करता जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से इनका सामना होता है नर्मदा नदी के तट पर और पुलकेशिन द्वितीय से हार जाते हैं। इसका जिक्र हमको एहोल अभिलेख में मिलता है और एहोल अभिलेख में जो है कि एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था। और यह प्रश्न पूछा है कि एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के किस सेना का उल्लेख किया गया है, हाथी सेना, घुड़सवार सेना या पैदल सेना। ठीक है, तो हाथी सेना का नाम याद रखिएगा, उसका चर्चा इसमें मिला हुआ है। ठीक है, हर्षवर्धन के पास 1 लाख घुड़सवार सैनिक, 60,000 हाथी, 50,000 पैदल सेना थी, बहुत विशाल सेना थी इनकी। ठीक है, उसके बाद समाज और धर्म की बात की जाए तो पहले शिव के उपासक थे, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म महायान शाखा के अनुयायी हो गए। कान्यकुब्ज और प्रयागराज में इन्होंने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ठीक है, सती प्रथा का प्रचलन इनके कार्यकाल में था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, विधवाओं का पुनर्विवाह निषेध था पहले की तरह। ठीक है, इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन भारत आया था, जिन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सियुकी नामक ग्रंथ की रचना की थी। 8 वर्ष इनके दरबार में रहे थे और इसी समय इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति हुआ करते थे सीलभद्र। ठीक है, और जो कान्यकुब्ज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था उसकी अध्यक्षता भी ह्वेन ने ही किया था। ह्वेन भारत भ्रमण के दौरान दक्षिण भारत और उत्तर भारत का भ्रमण किया। इन्होंने पल्लव वंश के राजाओं से भी मुलाकात की। कांची के बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ सियुकी में रचना की है, मतलब चर्चा किया है। तो सियुकी इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें हमको इनके कार्यकाल के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में क्या बात की जाए तो मैंने बताया कि ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी अपना योगदान दिया और एक विद्वान शासक तो थे ही थे, विद्वानों के संरक्षक भी थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये तीनों की तीनों संस्कृत भाषा में है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, गर्भ नाटक की भी रचना इन्होंने किया था, यानी नाटक के अंदर नाटक लिखने की जो कला है ये भी इन्होंने ही क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट निवास करते थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें हमें बाणभट्ट के बारे में और वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। और यहाँ पर लाइब्रेरी जो थी वो 3 तली थी, बहुत विशाल लाइब्रेरी थी। ठीक है ना, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।